ईसा अपनी कल्पना आंटी को कॉल करके मीर के घर बुला लेती है। आर्यन और मीर एक तरफ बैठे हैं और ईसा दूसरी तरफ। ईसा उन दोनों की तरफ देखते हुए कहती है, तुम दोनों एक बात कान खोल कर सुन लो। मेरी आंटी के सामने कोई भी बात नहीं बोलेगा। दोनों बिना कुछ बोले बस उसकी तरफ देख रहे होते हैं। तो ईसा कहती है, नहीं समझे। आर्यन कहता है, हमने किसी की आधी बात को समझने में पीएचडी नहीं कर रखी है। ईसा धीरे से कहती है, हाँ लेकिन दूसरों की लाइफ में घुसने में जरूर पीएचडी कर रखी है। आर्यन कहता है, क्या कहा आपने। ईसा कहती है, मैं बस इतना कह रही हूँ कि मेरी आंटी को मत बताना कि मैं तुम लोगों को कैसे मिली। तभी डोरबेल बजता है। मीर जाकर गेट खोलता है तो एक आधी उम्र की महिला जिन्होंने साड़ी पहनी होती है और हाथों में महंगा पर्स लिया होता है और देखने से काफी रिच लग रही होती है। मीर हैरानी से उसकी तरफ देख रहा होता है। वो कहती है, मेरा नाम कल्पना मिश्रा है। ईसा ने मुझे बुलाया है। मीर कहता है, आइए ना प्लीज। वह अंदर आ जाती है। ईसा उनको देखकर खड़ी हो जाती है और उनके पास जाकर कहती है, सॉरी आंटी, आपको मेरी वजह से यहाँ आना पड़ा। वो उसके सिर पर हाथ रखकर प्यार से कहती हैं, कोई बात नहीं बेटा, अपने तो इसीलिए होते हैं ना। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि तुम यहाँ कैसे और ये लोग कौन है। मीर कुछ कहने वाला होता है तभी ईसा आर्यन की तरफ इशारा करते हुए कहती है, इनकी गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हो गया था। यह सुनकर वो घबराते हुए ईसा को देखने लगती हैं और आर्यन और मीर हैरानी से पहले दोनों एक दूसरे की तरफ और फिर ईसा की तरफ देखने लगते हैं। ईसा कहती है, लेकिन आंटी, गलती मेरी ही थी। फिर भी इन लोगों ने मेरा ध्यान रखा और इसलिए मुझे आपको बुलाना पड़ा। कल्पना मिश्रा कहती हैं, कोई बात नहीं बेटा, चलो हम लोग चलते हैं। ईसा अपना सिर झामे हिलाती है। दोनों वहां से जाने लगती हैं। आर्यन कहता है, रुक जाइए। ईसा उसके रोकने से घबरा जाती है। उसे लगता है कि आर्यन कहीं उनको सारी बात ना बता दे। आर्यन उनके पास आता है और वह कुछ कहता है उससे पहले ही ईसा कहती है, देखिए जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। कल्पना मिश्रा कहती हैं, हाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं ईसा का ध्यान रखूंगी। इस बात पर आर्यन अपना सिर हाँ में हिला देता है। ईसा जल्दी से वहां से निकल जाती है। मीर आर्यन से कहता है, तूने सच्चाई क्यों नहीं बताई। आर्यन कहता है, जाने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। मीर कहता है, हाँ यह बात भी सही है, टेंशन खत्म हो गई और अब तू भी परेशान मत होना, समझा। आर्यन बिना किसी भाव के कहता है, हाँ। ईसा अपनी आंटी के साथ बाहर आती है तो उनकी कार लगी होती है। दोनों कार में बैठ जाती हैं। ईसा अपने मन में कहती है, शुक्र है इन दोनों से पीछा तो छूटा। पता नहीं क्यों इतना पीछे पड़े थे। आंटी के साथ जाऊंगी और 1-2 घंटे में उनके घर से निकल जाऊंगी। और फिर का जवाब उसको खुद भी पता नहीं होता है। वो अपने आप से कहती है, बात का बाद में देखा जाएगा। ईसा आंटी के साथ उनके घर पर जाती है। आंटी उनके घर के सभी लोगों से मिलाती है। ईसा की उम्र की उनकी 2 बेटियां होती हैं। कल्पना मिश्रा की फैमिली कभी ईसा की पड़ोसी हुआ करती थी। तब ईसा काफी छोटी थी और कल्पना मिश्रा की बहन भी ईसा के पड़ोस में ही रहती थी। तो भाई कभी कभी उनसे मिलने आती थी। इसलिए ईसा को उनके बारे में पता होता है, लेकिन वो उनके घर के और लोगों को नहीं जानती थी। ईसा थोड़ी देर उन लोगों के साथ बातें करती है और फिर कहती है, आंटी अब मैं चलती हूँ। कल्पना मिश्रा कहती हैं, इतने दिनों बाद तुम मिली हो हमें, ऐसे कैसे जाने दें। ईसा कहती है, थैंक यू आंटी, आपने मेरे लिए ये सब किया, लेकिन मुझे जाना होगा। कल्पना मिश्रा अजीब तरह से कहती हैं, ऐसे कैसे जाने दें हम तुम्हें, इतनी मुश्किल से तो तुम हमारे हाथ लगी हो। ईसा हैरानी से उनकी तरफ देखती है। वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती हैं, हाँ बिल्कुल, तुम हमें मिली हो इसका मतलब कुछ तो ईश्वर की मर्जी होगी ना। और हमें पता है कि ईश्वर की क्या मर्जी है। ईसा को उनकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। वह बस हैरानी से उनकी तरफ देख रही होती है। कल्पना मिश्रा मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखती हैं और कहती हैं, घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, हम तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही करेंगे। वैसे भी तुम तो अपने जीवन से दुखी हो और तुमने सुसाइड करने की कोशिश की है, तो हम तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं। ईसा यह सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है, नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने आपसे झूठ कहा है। वो वापस से वैसे ही मुस्कुराते हुए कहती है, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। कल्पना मिश्रा पीछे खड़ी अपनी बेटी को इशारा करती है और वह पीछे से आकर
ईसा को कोई इंजेक्शन लगा देती है। ईसा तुरंत ही बेहोश हो जाती है और उसकी दोनों बेटियां ईसा को संभाल कर एक कमरे में ले जाती हैं और बेड पर लिटा देती हैं और दरवाजा बंद करके दोनों बाहर आ जाती हैं। कल्पना मिश्रा अपनी दोनों बेटियों को घूर कर देखते हुए कहती है, किसी तरह की कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत मुश्किल से कोई मिला है। जल्द से जल्द सब कुछ करना होगा। वैसे भी हमारे पास टाइम नहीं है। वह दोनों अपना सर हाँ में हिला देती हैं। आर्यन अपने केबिन में बैठा होता है और किसी सोच में डूबा होता है। मीर उसके पास आकर कुछ बातें करता है, लेकिन वो उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। मीर उसके सामने जाकर टेबल पर हाथ मारते हुए कहता है, क्या बात है, कहाँ खोए हुए हो? आर्यन टेबल की आवाज से मीर को देखता है और कहता है, कहीं नहीं, बस ऐसे ही। मीर कहता है, तुम अभी भी कहीं ईसा की चिंता में तो नहीं हो ना? आर्यन कहता है, नहीं। मीर कहता है, फिर ठीक है। वैसे हमने सही तो किया ना, उसकी आंटी को सच्चाई बताकर? वह उसे सुरक्षित उसके घर वालों तक पहुंचा देगी ना? आर्यन परेशान होकर कहता है। मीर आर्यन की परेशानी को समझ रहा होता है, क्योंकि आर्यन थोड़ा इमोशनल होता है और उसे सभी की बहुत फिक्र होती है, चाहे कोई अपना हो या कोई पराया। मीर जब कुछ बोलता नहीं है तो आर्यन वापस से कहता है, बोलो ना मीर। मीर कहता है, हाँ बिल्कुल। अब उनके रिश्तेदार को पता चल गया है तो वह उनके घर वालों को इन्फॉर्म कर ही देंगे। और मुझे तो लगता है कि ये लड़की जितनी जिद्दी है ना, जरूर घर वालों ने कोई डिमांड पूरी नहीं की होगी तो इसलिए घर छोड़कर आ गई होगी। आर्यन अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है और कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर घर छोड़कर आ जाती तो इस तरह से अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाती। वह खुद से ही नाराज है। मीर कहता है, छोड़ो भी अब, वो सब भूल जाओ। 2-3 दिन के लिए वो हमारी लाइफ में आई थी और उतने दिन में बहुत तंग कर चुकी है। आर्यन कहते हैं, मुझे कहते हो उसकी बात मत करो और खुद शुरुआत तुम ही कर देते हो। मीर कहता है, अब नहीं करूँगा। आर्यन कहता है, तुम यहाँ आए हो, कुछ काम है? मीर कहता है, हाँ, वह एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी है। आर्यन कहता है, तो खड़े क्यों हो, बैठो। मीर जानबूझकर कहता है, अब बॉस खड़े रहेंगे तो एम्प्लाई बैठेगा क्या? आर्यन मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ बहुत हो गया तुम्हारा, अब बैठो। मीर और आर्यन दोनों बैठ जाते हैं और काम करने लगते हैं। कल्पना मिश्रा अपने हॉल में बैठी होती हैं, उनके साथ उनके पति भी होते हैं। वह उसकी तरफ देखकर कहते हैं, तुमने पक्का सब कुछ पता कर लिया ना? कहीं कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? कल्पना मिश्रा बिना उनकी तरफ देखे हुए कहती हैं, नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। उसके पति कहते हैं, और अगर उसके घर वालों को पता चल गया तो? कल्पना मिश्रा मुस्कुराते हुए कहती हैं, उसके घर वालों को कैसे पता चलेगा? और वैसे भी अपने घर नहीं जाने वाली है और ना ही कोई उसे ढूंढने वाला है। वो कुछ बोल रहे होते हैं तो कल्पना मिश्रा कहती हैं, कमलेश बस करो, मेरा दिमाग और खराब मत करो, सब कुछ सही हो जाएगा। वैसे भी अगर सब कुछ सही से नहीं होगा फिर भी मैं सही करूंगी, किसी भी हाल में। कमलेश जी कहते हैं, लेकिन कैसे? कल्पना मिश्रा कहती हैं, वो मेरी प्रॉब्लम है, तुम अपना दिमाग ज़्यादा मत चलाओ, चुपचाप देखो क्या होता है। कमलेश जी कहते हैं, ठीक है। कल्पना मिश्रा घड़ी की तरफ देखती हैं और अपनी बेटियों को कड़क आवाज में बुलाती हैं, जिनका नाम सोना और मोना होता है। दोनों थोड़ी डरी सी उसके पास आती हैं तो वह कहती हैं, दवाइयों का असर खत्म होने वाला होगा और वैसे भी वह कमरे में अकेली है, होश आ जाएगा तो कहीं खुद को नुकसान ना पहुंचा ले। तुम लोग जाओ, उसके साथ थोड़ी दोस्ती बढ़ाओ, मुझे सब जल्दी करना है। दोनों अपना सर हाँ में हिलाकर ईसा के पास रूम में चली जाती हैं। दोनों जब वहां जाती हैं तब तक ईसा को होश आ रहा होता है। वह अपने आप को इस तरह से कमरे में देखती है और फिर सामने उन दोनों को देखती है तो कहती है, मुझे जाने दो, क्यों मुझे यहाँ रखा हुआ है? वो दोनों उसके पास बैठ जाती हैं। सोना कहती है, देखो तुम ज्यादा हंगामा मत करो, वरना तुम्हारे लिए ही नुकसान होगा। ईसा चिल्लाते हुए कहती है, मुझे यहाँ से जाने दो, क्यों रखा हुआ है इस तरह से मुझे? मोना कहती है, देखो तुम्हें पता नहीं है माँ का गुस्सा, इस तरह से अगर चिल्लाओगी तो वह तुम्हें सजा देंगी। ईसा बेड से नीचे उतर जाती है और कहती है, मैं देखती हूँ कौन मुझे क्या करता है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। ईसा कमरे से जाने लगती है। उसके गेट तक पहुँचने से पहले ही गेट खुलता है और उसके गाल पर एक तमाचा पड़ता है, जिससे वह नीचे गिर जाती है। कल्पना मिश्रा उसे तमाचा मारती हैं और गुस्से से कहती हैं, क्यों चिल्ला रही हो? फिर वो अपनी दोनों बेटियों की तरफ घूर कर देखती हैं और कहती हैं,
तुम दोनों ने समझाया नहीं, इस तरह से यहाँ नहीं चिल्लाया जाता। मोना कहती है, माँ हमने कहा था, लेकिन कल्पना मिश्रा उसको घूरने लगती है तो वह चुप हो जाती है। ईसा अभी भी फर्श पर ऐसे ही गिरी होती है। कल्पना मिश्रा उसके पास घुटनों पर बैठ जाती हैं और उसके बालों को पकड़कर कहती हैं, इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम यहाँ से जा पाओगी, समझी। ईसा उससे अपने बालों को छुड़ाती है और कहती है, क्यों नहीं जाने दे रही है मुझे। कल्पना मिश्रा मुस्कुराते हुए कहती हैं, तुम्हारे इन सवालों का जवाब बहुत जल्दी मिल जाएगा, लेकिन एक बात अच्छे से समझ लो, अगर तुम्हारी आवाज़ इस कमरे से बाहर निकली ना तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। वो खड़ी हो जाती हैं और अपनी दोनों बेटियों की तरफ देखकर कहती हैं, तुम दोनों को क्या हर बात कहनी पड़ेगी। सोना एक इंजेक्शन लेकर आती है और वापस से ईसा को लगा देती है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। दोनों उसे उठाकर बेड पर लिटा देती हैं। वो लोग ये सब कुछ ऐसे कर रहे होते हैं जैसे इन सब में उनको पहले से एक्सपीरियंस हो। कल्पना मिश्रा कहती हैं, इसके हाथ पैर बांध दो और तुम दोनों यहीं रहो। और एक बात अच्छे से याद रखना, अगर इसकी आवाज़ बाहर तक आई ना तो फिर कई दिनों तक तुम दोनों की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देगी। यह बोलकर वहां से चली जाती हैं। मोना कहती है, माँ का हर बार यही है, हर चीज़ के लिए हम लोगों को क्यों सजा देती हैं। सोना कहती है, तुम्हें पता है ना कि वो बहुत परेशान है और क्यों ये सब कर रही हैं, फिर भी तुम ऐसा क्यों कह रही हो। मोना कहती है, हाँ उसके लिए। सोना उसके मुंह पर हाथ रख देती है और ईसा की तरफ देखते हुए नामे से हिलाती है। मोना ईसा की तरफ देखकर कहती है, इससे डरने की क्या जरूरत है, वह तो बेहोश है। सोना कहती है, हाँ लेकिन इस इंजेक्शन से पूरी तरह से बेहोश नहीं होते हैं ना। अगर उसने सब कुछ सुन लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कल्पना मिश्रा वहीं गेट पर खड़ी होती हैं। वो उन दोनों की बातें सुन लेती हैं और पास में आकर कहती हैं, बहुत जुबान चल रही है ना तुम दोनों की। अभी से अगले 24 घंटे तक के लिए तुम लोग खड़ी रहोगी। मोना कहती है, लेकिन माँ। कल्पना मिश्रा कहती हैं, 36 घंटे के लिए। यह बोलकर वहां से चली जाती हैं। सोना मोना की तरफ देखकर गुस्से से कहती है, तुम्हारी वजह से मुझे भी हमेशा सजा मिल जाती है। मोना कहती है, हाँ अभी तो मेरी वजह से हो गया, लेकिन फिलहाल तो इसके बारे में सोचो, अगर इसने कुछ हरकत किया तो उन्होंने क्या कहा याद है ना। सोना कहती है, ये कुछ नहीं करने वाली है, एक तमाचे में तो जमीन पर गिर गई थी, ये क्या कर लेगी। मोना कहती है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये इतनी आसानी से हाथ नहीं आने वाली है। सोना कहती है, माँ के पास अच्छे अच्छे शांत हो जाते हैं, फिर ये क्या चीज़ है। मोना कहती है, देखते हैं क्या होता है, वैसे भी हमें तो ड्रामा देखने के लिए ही यहाँ रखा गया है। सोना कहती है, माँ की सजा मिलने के बाद भी अभी भी तुम बोल रही हो, मत बोलो प्लीज। मोना अपना चेहरा बनाते हुए ईसा की तरफ देखकर घूरने लगती है और कहती है, फिलहाल तो इस आफत की सेवा में खड़े रहो। आर्यन अपने रूम में बैठा होता है, तभी हॉल से सभी की बात करने की आवाज़ आती है। वह अपने कमरे से उठकर हॉल की तरफ चला जाता है। वो सीढ़ियों से देखता है तो हॉल में एक लड़का और एक लड़की खड़े होते हैं। लड़के की उम्र 30 साल के आसपास होती है, 6 फीट हाइट और देखने में काफ़ी स्मार्ट और चालाक भी होता है। उसने ब्लू कलर का सूट पहना हुआ होता है। उस लड़की की उम्र भी 27 है और उसने अनारकली सूट पहना होता है। उसकी हाइट 5 फुट 3 इंच होती है। गोरा चेहरा और चेहरे पर बहुत ही मुस्कुराहट भी। उनके पास में 2-3 सूटकेस भी रखे होते हैं। सभी लोग उससे बातें करके काफ़ी खुश हो रहे होते हैं। आर्यन के भी चेहरे पर उनको देखकर मुस्कुराहट आ जाती है। वो दोनों सुषमा जी के इकलौते बेटे और बहू सिद्धार्थ और मेघा होते हैं। आर्यन उनके पास में जाता है और सिद्धार्थ के गले लगने लगता है तो वह हाथ से उसको रोक देता है और कहता है, हाँ ठीक है ऐसे ही। आर्यन के चेहरे पर उदासी आ जाती है। मेघा आर्यन के चेहरे की उदासी देखकर उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, देवर जी मुझसे नहीं मिलेंगे। आर्यन मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल भाभी, और उसके पैर छूने लगता है। मेघा मुस्कुराते हुए कहती है, अरे बस भी कीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और वह गले लग जाती है। उन दोनों को इस तरह से देखकर सिद्धार्थ और सुषमा जी दोनों अपना चेहरा बनाने लगते हैं। सुषमा जी अपना चेहरा बनाते हुए कहती हैं, मेघा हो गया तुम्हारा भरत मिलाप, तो जाकर अपने कमरे में अपना बैग ले जाकर रखो। मेघा अपना चेहरा बना लेती है और कहती है, जी माँ, और वह वहां से चली जाती है। आर्यन सिद्धार्थ की तरफ देखकर कहता है, और भाई कैसी रही ट्रिप, सब कुछ सही से हो गया ना। सिद्धार्थ सोफे पर बैठते हुए कहता है, बिल्कुल,
मैं गया था तो होना ही था। अब मैं तुम्हारी तरह तो बस घूमने जाता नहीं हूँ ना, काम के लिए जाता हूँ तो काम ही करता हूँ। सुषमा जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, तुम्हारी तो बात ही अलग है बेटा। तुम इस घर के बड़े बेटे हो ना, होने का पूरा फर्ज निभाते हो। क्यों देवर जी? राजेश जी कहते हैं, हाँ बिल्कुल भाभी। सिद्धार्थ बहुत ही होनहार है। सुषमा जी कहती हैं, हाँ, लेकिन शायद बाबूजी को इस बात पर शक है, तभी तो उन्होंने अपनी खड़ी की कंपनी आर्यन के हाथों में सौंप रखी है, जबकि बड़ा बेटा सिद्धार्थ है इस घर का। राजेश जी कहते हैं, लेकिन भाभी, सिद्धार्थ भी तो हमारी दूसरी कंपनी का हेड है। सुषमा जी कहती हैं, हाँ वो इसकी काबिलियत है, तभी तो जो काम इतने सालों में बाबूजी नहीं कर पाए, आप नहीं कर पाए, वह सिद्धार्थ ने कर दिया। फॉरेन की कंपनी के साथ डील फाइनल करके आया है। दादाजी जो कि चुपचाप से उन लोगों की बातें सुन रहे होते हैं, वो कहते हैं, सुषमा बहू, उसको फॉरेन कंपनी के साथ डील करना नहीं कहते हैं। तुम्हारे बेटे ने कंपनी के शेयर्स को दूसरी कंपनी में बेचा है। उनके यह बोलने से सुषमा जी और सिद्धार्थ दोनों का चेहरा लटक जाता है। सिद्धार्थ वहां से उठकर गुस्से से जा रहा होता है तो आर्यन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, भाई दादाजी के कहने का वो मतलब नहीं था। सिद्धार्थ गुस्से से उसका हाथ छुड़ाता है और लगभग उसे धक्का देते हुए वहां से चला जाता है। सुषमा जी भी उसके पीछे चली जाती हैं। राजेश जी वहां से जाते हुए नंदनी जी को चाय के लिए कहकर चले जाते हैं। नंदनी जी किचन में चली जाती हैं। आर्यन और दादाजी वहां पर होते हैं। आर्यन अपना चेहरा लटकाए हुए उनकी तरफ देख रहा होता है। दादाजी कहते हैं, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों इस तरह से चेहरा उदास करके खड़े हो? आर्यन उनके पास बैठ जाता है और कहता है, दादाजी, बड़ी माँ काफी खुश थी ना, आपने यह बोल दिया, उनको बुरा लग गया होगा, और भाई को भी। दादाजी कहते हैं, तो मैंने गलत तो कुछ कहा नहीं, और वैसे भी मुझे पता है कि कौन कितना होनहार है। आर्यन कहते हैं, लेकिन दादाजी बात तो सही है ना, कि भाई इस घर के बड़े हैं और उनको कंपनी का हेड बना देना चाहिए। दादाजी कहते हैं, तुम भी क्या पुरानी बातें भूल गए हो जो मुझे ये कह रहे हो? आर्यन कहता है, लेकिन दादाजी। दादाजी कहते हैं, मुझे लगता है कि मैं इस घर में सबसे बड़ा हूँ। क्या ये सही है? आर्यन कहता है, सॉरी दादाजी, मेरे कहने का वह मतलब नहीं था। दादाजी उसके सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, तुम सबकी बेरुखी कैसे और क्यों बर्दाश्त करते हो? जिसके जो मन में आता है वो कह देता है, और तुम फिर भी उसके साथ नॉर्मल ही रहते हो। आर्यन झूठी मुस्कुराहट के साथ कहता है, दादाजी, यही तो आपने सिखाया है ना, कि फैमिली में थोड़ी चीजें बर्दाश्त करके सीखनी चाहिए। दादाजी कहते हैं, तो मैंने हर किसी को सिखाया है। तुम घर में सबसे छोटे हो, तो इन सब की समझ सिर्फ तुम्हें है और किसी को नहीं। आर्यन कहता है, वो सब छोड़िए ना, चलिए हम लोग वॉक करने के लिए चलते हैं। वैसे भी आपके वॉक का टाइम हो गया है। दादाजी कहते हैं, तुम बात को बदलने में काफी एक्सपर्ट हो गए हो। आर्यन मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं दादाजी, ऐसा कुछ नहीं है। दादाजी भी हंसते हुए कहते हैं, हाँ पता है मुझे, चलो चलते हैं। सिद्धार्थ गुस्से से अपने रूम में आकर सोफे पर बैठ जाता है। मेघा उसे देखती है, लेकिन वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती और अपने कपबोर्ड में कपड़े डालने लगती है। सुषमा जी भी वहां आ जाती हैं और सिद्धार्थ के पास बैठ जाती हैं और कहती हैं, गुस्सा मत करो बेटा, बाबूजी का तो तुमको पता ही है। सिद्धार्थ गुस्से में कहता है, माँ, दादाजी को मुझसे क्या प्रॉब्लम है? उनको हर खुशी आर्यन में ही सिर्फ दिखती है। मैं भी तो उनका ही पोता हूँ, और वो भी बड़ा, और मेरे अधिकार उसको दिए हुए हैं। सुषमा जी कहती हैं, तू तो जानता ही है कि वो दोनों माँ बेटे बाबूजी के आगे पीछे घूमते रहते हैं और मीठी मीठी बातें करते रहते हैं, इसलिए वो दोनों इतने प्यारे हैं उनको। सिद्धार्थ कहता है, माँ, लेकिन मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होगा ये सब, और मैंने शेयर्स को दूसरी कंपनी में इसलिए बेचा है क्योंकि हमारी कंपनी को फायदा हो सके। और दादाजी? सुषमा जी कहती हैं, तू कुछ दिन शांत रह, सब सही हो जाएगा। सिद्धार्थ कहता है, कैसे माँ? सुषमा जी कहती हैं, मैं हूं ना, एक बार सब कुछ तेरे हाथ में आ जाए फिर सबको बताती हूँ। सिद्धार्थ कहता है, हाँ माँ। सुषमा जी कहती हैं, तो अब खुश हो जा और मुस्कुरा दे। सिद्धार्थ मुस्कुरा देता है। मेघा उन दोनों को देखकर मन में कहती है, इतना अच्छा परिवार मिला है और इन लोगों को कदर ही नहीं है। आर्यन इतना करते हैं और ये लोग हमेशा उनको परेशान करने में लगे रहते हैं। पता नहीं क्या होगा इन लोगों का। ईसा कल्पना मिश्रा के घर में कैद होती है। जब भी उसे होश आता है तो वह लोग उसे इंजेक्शन लगा देते हैं। उससे वो सुस्त हो जाती है और उसे सब कुछ दिख रहा होता है, सुनाई दे रहा होता है, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा होता है।
वह अपने हाथ पैर तक को हिला नहीं पा रही होती है और ना ही कुछ समझ पा रही होती है। सोना और मोना दोनों उसी के कमरे में होती हैं। तभी कल्पना मिश्रा आती है और सोना के हाथों में कुछ कपड़े और गहने देते हुए कहती है, इस लड़की को जल्दी से तैयार कर दो और सब कुछ ढंग से होना चाहिए। मोना कहती है, माँ लेकिन ये तो बेहोश है, हम कैसे ये करें। कल्पना मिश्रा कहती है, मुझे नहीं पता, बस तैयार करो। और वैसे भी दवाइयों का असर धीरे धीरे कम होगा तो ठीक दिखने लगेगी, बाकी का मैं देख लूंगी। ये बोलकर वो चली जाती हैं। ईसा बेड पर बेहोशी में पड़ी होती है। सोना और मोना उसे उठाते हैं और बेड पर बैठाते हैं और दोनों मिलकर पहले उसे कपड़े बदलते हैं। मोना कहती है, ये क्या मुसीबत है। सोना कहती है, तुम मुंह बंद करना, अगर माँ सुनेगी तो नई सजा दे देंगी। मोना चुप हो जाती है। सोना और मोना मिलकर किसी भी तरीके से जल्दी से ईसा को तैयार कर देती हैं। कल्पना मिश्रा कमरे में आती हैं और कहती हैं, सब कुछ सही से हो गया ना। सोना अपना सिर हाँ में हिलाती है। वह कहती है, ठीक है, बाहर भी सारी तैयारियां हो गई हैं, इसे लेकर चलो। दोनों ईसा को संभाल कर ले जाती हैं। हॉल में सजावट की होती है और वहां पर कल्पना मिश्रा के पति पहले से बैठे होते हैं। उनके साथ एक लड़का भी होता है जिसकी उम्र 30 साल के आसपास होती है। उसने शेरवानी पहनी होती है। शरीर काफी पतला दुबला सा होता है, बाल बड़े हुए होते हैं और चेहरे पर भी दाढ़ी मूछ बड़ी हुई होती है और इसे देखने में उसका चेहरा बहुत ही डरावना लग रहा होता है। सोना और मोना उसकी बगल में ले जाकर ईसा को बिठा देती हैं। वह लड़का कल्पना मिश्रा की तरफ देखने लगता है तो वह उसके सर पर हाथ रखकर कहती हैं, अबे बेटा, ये तुम्हारी दुल्हन है। ये सुनकर वह ईसा की तरफ देखकर काफी तेज तेज हंसने लगता है और फिर अपनी जगह से खड़ा होकर ताली बजा बजा कर उछलने लगता है। कल्पना मिश्रा के बेटे की मानसिक हालत सही नहीं होती है, लेकिन फिर भी वह अपने बेटे की शादी करवाना चाहती हैं ताकि कोई हमेशा उसका ख्याल रखने के लिए हो। इसमें वह एक बार सफल भी हो जाती हैं। वह एक लड़की से उसकी शादी करवा देती हैं, लेकिन जब वह लड़की को पता चलता है कि वह मानसिक रोगी है तो वह इन लोगों से लड़ने लगती है और यहाँ से जाने लगती है। लेकिन वह उसे काफी दिन तक अपने घर में कैद रखती हैं। फिर भी किसी तरह से वो यहाँ से निकल जाती है। यहाँ से निकलकर वो इन लोगों के ऊपर केस फाइल कर देती है और डाइवोर्स के लिए भी केस करती है। इन लोगों ने उससे दहेज में काफी पैसे लिए होते हैं जो कि वह मांग रही होती है। कल्पना मिश्रा की सोसाइटी में काफी नाम होता है, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि उसके बेटे की मानसिक संतुलन खराब होने के बारे में लोगों को पता चले, इसलिए वो उल्टा अपनी बहू पर आरोप लगा देती हैं। लेकिन कोर्ट के रूल के अनुसार तलाक में उसे उनकी बहू को पैसे देने होंगे। जब उनको ये बात पता चलती है तो वकील उनको कहता है कि अगर ये साबित हो जाए कि ये झूठ बोलकर आपके बेटे से तलाक ले रही है तो हमें उसे पैसे नहीं देने होंगे। कल्पना मिश्रा जब कहती हैं कि ये कैसे होगा, गलत मेडिकल रिपोर्ट बनाकर क्या। वकील कहते हैं, मेडिकल फाइल तो बन जाएगी, लेकिन अगर आप अपने बेटे की शादी किसी से करवा देंगी तो कोर्ट में ये साबित कर देंगे कि अगर आपके बेटे की मानसिक हालत खराब होती तो कोई और लड़की क्यों उससे शादी करती। इसलिए जब ईसा के बारे में उन्हें पता चला तो वह ईसा को लेकर आ जाती हैं और जल्दीबाजी में वह ईसा की शादी उससे करवाना चाहती हैं। और ये शादी ढंग से हुई है ये बताने के लिए आज ये लोग इन दोनों की सगाई करवा रहे हैं। ये लोग सगाई इस तरह से इसलिए कर रहे हैं ताकि वह सगाई की तस्वीर ले सकें और कोर्ट में सबूत के रूप में पेश कर सकें। उनका शादी की और भी रस्में करने का प्लान होता है। वहां पर वकील भी मौजूद होता है और कल्पना मिश्रा अपने बेटे को पकड़कर ईसा की बगल में बिठा देती हैं और कहती हैं, तुम लोगों की सगाई है ना, ऐसे मत करो, चलो बैठ जाओ। वह बैठ जाता है। ईसा की दवाइयों का असर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। उसे हर चीज समझ में आने लगती है। वह ईसा के हाथों में अंगूठी पहनाने वाला होता है। तभी ईसा अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और अपने सिर के दुपट्टे को हटाकर नीचे फेंक देती है और कहती है, तुम लोगों का कोई भी प्लान मैं कामयाब नहीं होने दूंगी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। ईसा अपने कदम को बढ़ाने लगती है तो सोना मोना उसे पकड़ने जाती हैं। ईसा वहां रखे दिए में अपना दुपट्टा जला लेती है और उन लोगों की तरफ दुपट्टे को फेंकने लगती है और कहती है, अगर मेरी तरफ कदम बढ़ाया तो मैं तुम्हारे पूरे घर में आग लगा दूंगी। उस आग को देखकर अभय काफी तेज तेज आवाज में चिल्लाने लगता है और वह गुस्से से सारी चीजें उठाकर इधर उधर फेंकने लगता है। कमलेश जी उसको इंजेक्शन लगाते हैं और उसे कमरे में ले जाते हैं।
सोना और मोना ईसा को पकड़ लेती हैं। कल्पना मिश्रा ईसा को एक तमाचा मारती हैं और कहती हैं, इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। वह दोनों ईसा को एक चेयर में बांध देती हैं और उसे बिजली का शॉक देने लगती हैं, जिससे ईसा तड़प तड़प कर चिल्लाने लगती है। कल्पना मिश्रा गुस्से से अपने हॉल में टहल रही होती हैं। तभी उसके पति कहते हैं, मैंने पहले ही कहा था ना, देखो सब गड़बड़ हो गया। अब हम कैसे करेंगे सब? कोर्ट की हियरिंग में भी ज़्यादा दिन नहीं है। कल्पना मिश्रा गुस्से से पहले उनको घूरती हैं और फिर कहती हैं, मेरा दिमाग पहले से खराब है और खराब मत करो। मैं वकील से बात करती हूँ, वह कुछ बताएंगे। बिजली का शॉक लगने की वजह से ईसा की हालत और बुरी हो जाती है और वह लोग उसे ले जाकर एक कमरे में बंद कर देते हैं। ईसा की आंखों से बस आंसू बह रहे होते हैं। वो अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रही होती है। उसके शरीर में बिल्कुल जान नहीं होती है। ईसा एक अंधेरे और गंदे कमरे में एक कोने में पड़ी होती है। उसके शरीर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है और उसके साथ उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे होते हैं। वह किसी तरह से अपने शरीर को दीवार के सहारे लगाकर बैठती है और अपने आप से धीरे से कहती है, कितने घटिया लोग हैं, यह लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। एक वह दोनों थे जो मुझसे इतने अनजान थे, फिर भी उन लोगों ने मेरा इतना ख्याल रखा और मेरी बेवकूफ़ियों की वजह से आज मैं इस जगह पर फंस गई हूँ। हर बार मैंने अपनी लाइफ में गलत डिसीजन ही लिए हैं। क्या करूँ मैं? कैसे निकलूं इन लोगों से बचकर? कहीं कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। तभी उस कमरे का दरवाजा खुलता है और उसमें रोशनी आती है। ईसा अपने चेहरे पर हाथ रख लेती है। कल्पना मिश्रा अपने फोन की लाइट उसके चेहरे पर डालती है और कहती है, होश में आ गई लगता है। ईसा उसकी तरफ देखकर घूर रही होती है तो वह उसके पास जाकर बैठ जाती है और उसके गाल को दबाते हुए कहती है, तुम्हारी वजह से आज मेरा पूरा प्लान चौपट हो गया। ईसा गुस्से से उसके हाथ को अपने गालों से हटाती है और कहती है, तुम्हारा प्लान कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। मैं तुम्हारे पागल बेटे से कभी शादी नहीं करूंगी। यह सुनते ही कल्पना मिश्रा जैसे गुस्से से पागल हो जाती है। वह ईसा को पहले एक तमाचा मारती है और फिर उसके बालों को काफी मजबूती से पकड़कर खींचते हुए कहती है, शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी और हमेशा यहीं रहना पड़ेगा, समझी? ईसा दर्द से करा रही होती है, लेकिन उससे उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ईसा अपने हाथों से उसको धक्का देने की कोशिश करती है तो वह ईसा के हाथों पर अपना पैर डालकर उसे दबा देती है, जिससे ईसा की चीख निकल जाती है। आर्यन अपने केबिन में बैठकर ऑफिस का कुछ काम कर रहा होता है, लेकिन बार बार ना जाने क्यों उसका दिमाग ईसा पर ही जा रहा होता है। उसके दिमाग में ये बात चल रही होती है कि पता नहीं वह सही सलामत है या नहीं। मीर उसके पास ही बैठा होता है। वह उसके चेहरे पर हैरानी साफ देख रहा होता है। वह कहते हैं, क्या बात है? आर्यन कुछ परेशान लग रहा है। आर्यन पहले सोचता है कि वह मीर से यह बात शेयर करे, लेकिन फिर उसके दिमाग में आता है कि अगर वह उसे कहेगा तो वह उस पर और गुस्सा करेगा। इसलिए वो कहता है, नहीं कुछ नहीं। मिहिर कहता है, लेकिन मुझे पता है। आर्यन को लगता है कि शायद मीर को समझ में आ रहा है कि वो ईसा को लेकर परेशान है। वो उसकी तरफ हैरानी से देखता है। मीर कहता है, मुझे पता है तुम सिद्धार्थ भाई की वजह से परेशान हो, है ना? अब वह लोग वापस आ गए हैं, हर रोज तुझे किसी न किसी चीज के लिए परेशान करेंगे ही। आर्यन कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मीर कहता है, मुझे मत समझा, मैं जानता हूँ। वैसे मुझे तो समझ में नहीं आता कि उनको तुझसे प्रॉब्लम क्या है। वह तुझसे इतना जेलिस क्यों होते हैं? आर्यन झूठी मुस्कुराहट के साथ कहता है, नहीं वो मुझसे जेलिस क्यों होंगे? मीर कहता है, अच्छा जेलिस नहीं है तो फिर क्या बात है, तुम ही बताओ। आर्यन कहता है, वह घर के बड़े बेटे हैं तो उनको थोड़े ज़्यादा अधिकार मिलने चाहिए ना। और दादाजी मुझे थोड़ा ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए उन्हें बुरा लगता है। मीर कहता है, आर्यन इसी को जेलसी कहते हैं। और वैसे भी तुझमें काबिलियत है, इसीलिए तुझे ज़्यादा अधिकार मिला है। और वैसे भी मिला क्या है, तूने ये सब खुद कमाया है। उनकी कृपा से तो क्या हो गई थी कंपनी की हालत, तुझे याद ही होगी। आर्यन कुछ बोल रहा था, तभी वह देखता है कि उसके केबिन के गेट पर सिद्धार्थ खड़ा है और वह गुस्से से उन दोनों को देख रहा है। आर्यन अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। मीर भी उसे देखकर खड़ा होता है। सिद्धार्थ अंदर आता है और गुस्से से कहता है, तो यहाँ ऑफिस में काम की जगह दूसरों की बुराई करी जा रही है। आर्यन, अगर किसी की तरह बन नहीं सकते ना, तो कम से कम उसकी बुराई मत करो। मीर कहता है, आप ये क्या बोल रहे हैं? आर्यन क्या बोल रहा था? मैंने कहा जो भी कहा। सिद्धार्थ उसकी तरफ घूर कर देखता है और कहता है,
मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए अपनी जुबान अगर बंद ही रखोगे तो अच्छा होगा। तुम इसके लिए खास होगे। मेरे लिए तुम्हारी हैसियत इस कंपनी के सिर्फ एक एम्प्लॉय की तरह ही है। मीर अपना चेहरा नीचे कर लेता है। आर्यन माहौल को बिगड़ता हुआ देखकर कहता है, भाई आप यहाँ पर, कोई काम था क्या? सिद्धार्थ अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहता है, हाँ तुम्हारी कंपनी है तो मैं तो यहाँ आ ही नहीं सकता, है ना? आर्यन कहता है, नहीं भाई, ये बात नहीं है। सिद्धार्थ कहता है, मैं सारी बात अच्छे से समझता हूँ। खैर मुझे कोई शौक भी नहीं है यहाँ आने का। वो चाचा जी ने मुझे यहाँ पर भेजा है क्योंकि दादाजी की कृपा से तो जिस कंपनी में मैं सीईओ हूँ उसमें भी तुम्हारे शेयर हैं, तो सिग्नेचर चाहिए। कर दो, ये रही फाइल। वह आर्यन के सामने टेबल पर फाइल फेंकते हुए कहता है। आर्यन कहता है, बैठिए ना, मैं देख लेता हूँ। सिद्धार्थ कहते हैं, मेरे पास इतना समय नहीं है, चुपचाप से साइन करके दे दो। आर्यन टेबल से फाइल ले लेता है और वह उसे पढ़ने लगता है। उस पेपर के नीचे चाचा जी के भी सिग्नेचर हैं और मेरे भी। ये हम लोग पागल नहीं है जो हमने साइन कर दिया है, तुम बिना पढ़े भी कर सकते हो। सिद्धार्थ ताना मारते हुए कहता है। आर्यन तुरंत फाइल पर साइन करके दे देता है। सिद्धार्थ उस पेपर को लेकर उन दोनों को घूरते हुए वहां से चला जाता है। उनके जाने के बाद मीर कहता है, मैं भी चलता हूँ। आर्यन कहता है, सॉरी मीर, भाई की वजह से तुझे बुरा लगा होगा। मीर कहता है, उनकी बातों से जब तुझे बुरा नहीं लगता तो मुझे क्या लगेगा? यह बोलकर वह वहां से चला जाता है। आर्यन अपने सिर पर हाथ रख लेता है और कहता है, कैसे सब कुछ हैंडल करूं? तभी वापस से उसके दिमाग में ईसा का ख्याल आ जाता है। वो अपने आप से कहता है, अभी इनके बारे में पता करना ज्यादा जरूरी है, लेकिन कैसे पता करूं? आर्यन यही सोचकर इधर से उधर टहल रहा होता है। तभी उसका मैनेजर आता है और उसे एक कंपनी के बारे में डिटेल देता है। आर्यन उसकी तरफ देखकर कहता है, हमारे शहर में स्वीट कुकीज नाम की एक बेकरी है। क्या आप उसकी लोकेशन के बारे में मुझे पता करके बता सकते हैं? ऑनर का नाम कल्पना मिश्रा है। इस बात से मैनेजर हैरानी से आर्यन की तरफ देखने लगता है। तो वह कहता है, वह एक्चुअली दादाजी को यहाँ के बारे में किसी ने बताया तो उनको वहाँ की पेस्ट्री चाहिए। मैनेजर कहता है, सर पता करता हूँ। मैनेजर वहाँ से चला जाता है। आर्यन अपने सिर पर मारता है और कहता है, सॉरी दादाजी, वैसे वहाँ जाऊँगा तो आपके लिए पेस्ट्री सच में लेकर आऊँगा। आर्यन का मैनेजर उसे बेकरी के बारे में बता देता है। आर्यन को जैसे ही पता चलता है वह तुरंत वहाँ के लिए निकल जाता है। वह जैसे उस बेकरी के गेट पर पहुँचता है तभी उसकी टक्कर किसी औरत से होती है। वह सॉरी बोलकर अंदर जा रहा होता है। तभी उसे दिखता है कि वह कोई और नहीं, कल्पना मिश्रा है। लेकिन वह आगे निकल जाती है। आर्यन उसे पीछे से आवाज लगाता है, एक्सक्यूज मी। कल्पना मिश्रा रुक जाती हैं और आर्यन की तरफ देखने लगती हैं। आर्यन उनके पास जाता है और कहता है, क्या आपने मुझे पहचाना? कल्पना मिश्रा आर्यन को देखते ही पहचान जाती है। पहले तो उसका मन होता है कि वह कह दे कि नहीं, लेकिन फिर वह सोचती हैं कि अगर वह मना कर देंगी तो कहीं उस पर शक न हो जाए, क्योंकि आर्यन के चेहरे देखकर उसे समझ में आ रहा होता है कि वह यहाँ ईसा की खोज में ही आया है। वह मुस्कुराते हुए कहती हैं, बिल्कुल मिस्टर आर्यन, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? आपकी वजह से ही तो हमारी बच्ची की जिंदगी बची है। थैंक यू सो मच। आर्यन कहता है, नहीं, थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा यहाँ आ जाता हूँ। वैसे ईसा जी कैसी हैं? कल्पना मिश्रा कहती हैं, बिल्कुल ठीक है, और हमने उनके घर पर इन्फॉर्म कर दिया था तो उसके घर वाले उसे लेकर चले गए। आर्यन कहता है, कहाँ है उनका घर? मतलब कहाँ रहते हैं उनके घर वाले? कल्पना मिश्रा कहती हैं, पुणे में रहते हैं। आर्यन कहते हैं, उनका कोई एड्रेस वगैरह या कोई कांटेक्ट नंबर होगा आपके पास? आर्यन के इस तरह से सवाल जवाब करने से कल्पना मिश्रा थोड़ा घबरा जाती हैं। वह आर्यन से कहती हैं, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? आर्यन को समझ में नहीं आता कि वह इस बात का क्या जवाब दे। तो वह कहता है, एक्चुअली जिस डॉक्टर के पास मैं उनको लेकर गया था ना, तो वह अपने पेशेंट को लेकर थोड़े ज़्यादा केयरिंग है, तो इसलिए। कल्पना मिश्रा आर्यन की ईसा के बारे में रुचि देखकर घबरा रही होती हैं। वह अपने आप से कहती हैं कि यहाँ अगर कुछ भी गलत बोला और इसे शक हो गया तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। वह कहती हैं, एक्चुअली बात यह है कि ईसा मेरी कोई रिलेटिव नहीं है, मैं उसकी पड़ोस में कभी रहा करती थी, तो इसलिए वह मुझे जानती है। यहाँ जब मैं ईसा को लेकर आई तो उसने ही अपने घर वाले को बुलाया, तो इसलिए ना तो मैं कॉन्टैक्ट वगैरह जानती हूँ और ना ही कोई एड्रेस। आप अपने डॉक्टर को कह दीजिएगा
कि वह बिल्कुल ठीक है। मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। आर्यन कहता है ओके। कल्पना मिश्रा वहां से चली जाती है। आर्यन वहीं पर खड़ा होता है। वह अपने आप से कहता है पता नहीं क्यों लेकिन इनकी बात पर भरोसा करने का दिल नहीं कर रहा है। आर्यन अपने सिर पर मारता है और कहता है सही कहता है मीर, मैं कुछ ज्यादा ही सोचता हूँ। चलो, वो अपने घर सही सलामत पहुंच गई, और क्या चाहिए। शाम को आर्यन जब घर आता है तो देखता है घर के सभी लोग हॉल में बैठे हुए हैं। वह भी मुस्कुराकर उन लोगों के पास बैठ जाता है। सभी उसको देखकर घूर रहे होते हैं। आर्यन को समझ में नहीं आता कि सभी उसे इस तरह से घूर क्यों रहे हैं। तभी सुषमा जी कहती हैं बाबूजी, आपको अपने पोते पर बहुत नाज है ना, तो पूछिए इससे ऐसे हमारे घर की बातों को अपने ऑफिस के स्टाफ के सामने कहकर सिद्धार्थ की इज्जत को खराब क्यों करना चाहता है। आखिर इसे मेरे बेटे से परेशानी क्या है। यह सुनकर आर्यन अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और कहता है बड़ी माँ, ये आप क्या कह रही हैं। मैं भला भाई की इज्जत को क्यों खराब करना चाहूंगा। सुषमा जी उसकी तरफ से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती हैं और कहती हैं मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना। राजेश जी दादाजी की तरफ देखकर कहते हैं बाबूजी, मैं इसे कुछ कहता हूँ तो आप कहते हैं कि मैं अपनी हद भूल जाता हूँ। अब आप ही बताइए कि इसने जो इस बार किया है वह सही है क्या। आर्यन कहता है लेकिन मैंने किया क्या है। सिद्धार्थ उसकी तरफ देखकर कहता है अब इतने भी भोले बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि आज जो ऑफिस में हुआ वह तुम्हें याद नहीं है, या यहाँ भोले बनकर सबके सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहे हो। आर्यन काफी मायूस होकर कहता है भाई, मैंने तब भी कहा था ना कि कुछ गलतफहमी हुई है आपको। ऐसा कुछ नहीं है। सिद्धार्थ गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है अच्छा, तो वो दो कौड़ी का मीर अपने आप वो बातें मेरे बारे में बोल रहा था और तुम सुन रहे थे, और अब कह रहे हो कि मुझे गलतफहमी हुई है। खैर, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। सुषमा जी कहती हैं बाबूजी, अब आप कुछ नहीं कहेंगे क्या इसे, या इसमें भी आप सिद्धार्थ की गलती निकालेंगे। दादाजी थोड़े गुस्से में उनको देखते हैं। सुषमा जी आराम से कहती हैं आपने तो हमेशा सिखाया है ना कि परिवार को एक साथ बंध के रहना चाहिए। कोई भी परेशानी हो तो एक दूसरे से कहना चाहिए, किसी भारी से नहीं। लेकिन देखिए आर्यन ने क्या किया। दादाजी आर्यन की तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या सिद्धार्थ ने जो भी कहा वह सच है। सुषमा दादाजी की तरफ देखकर कहती हैं बाबूजी, क्या आपको सिद्धार्थ पर भरोसा नहीं है जो आप इस तरह से पूछ रहे हैं। दादाजी उनकी तरफ हाथ आगे करते हैं और चुप रहने का इशारा करते हैं और आर्यन से कहते हैं बोलो आर्यन। आर्यन कहता है जी दादाजी, भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुषमा जी कहती हैं अब तो आपको भरोसा हो गया ना बाबूजी, अब तो इसने स्वीकार कर लिया, अब इसकी क्या सजा देंगे आप इसे। क्योंकि हर किसी को गलती पर सजा मिलती है तो इसे भी मिलनी चाहिए। दादाजी कहते हैं अगले एक हफ्ते के लिए आर्यन इस घर में नहीं आएगा, वह ऑफिस के गेस्ट हाउस में रहेगा। सुषमा जी कहती हैं इससे क्या हो जाएगा बाबूजी, मेरे सिद्धार्थ को जो बुरा लगा उसका क्या। राजेश जी कहते हैं आर्यन, तुम्हें क्या थोड़ी भी शर्म नहीं है, अभी के अभी हाथ जोड़कर सिद्धार्थ से माफी मांगो। आर्यन अपना चेहरा नीचे कर लेता है और सिद्धार्थ के पास हाथ जोड़कर कहता है भाई मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। सुषमा जी इशारे से सिद्धार्थ को उसे माफ करने के लिए कहती हैं। सिद्धार्थ कहता है ठीक है, वैसे दादाजी ने तुझे सजा दे ही दिया है तो मैंने भी तुझे माफ कर दिया। आर्यन वहां से अपने रूम में चले जाते हैं और अपना बैग पैक करके निकल रहा होता है। उसकी माँ एक तरफ चुपचाप खड़ी होकर बस आंखों में आंसू लिए आर्यन का चेहरा देख रही होती है। आर्यन की आंखों में भी आंसू होते हैं। वह एक बार अपनी माँ की तरफ देखता है और फिर दादाजी की तरफ देखकर वह घर से निकल जाता है। सुषमा जी और सिद्धार्थ उसे देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। आर्यन ऑफिस के गेस्ट हाउस में आ जाता है। वह बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर क्यों हमेशा उसके साथ होता है, क्यों उसे कोई नहीं समझता। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो आंसुओं को पोंछता है और कहता है इसमें मेरी ही गलती है, मुझे मीर को रोकना चाहिए था। वैसे भी भाई को कितना बुरा लगा होगा जब उन्होंने यह सब कुछ सुना होगा, और फिर मीर को भी तो बुरा लग गया। सब मेरी वजह से होता है। यह बोलकर आर्यन अपना सिर पीछे सोफे पर टिका लेता है। तभी उसका फोन बजता है। वह देखता है तो उसकी माँ का फोन होता है। वह जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछता है और कॉल रिसीव करता है। वो काफी नॉर्मल आवाज में कहता है हाँ माँ बोलिए।
नंदिनी जी कहती हैं, पहुंच गए वहां? आर्यन कहता है, हाँ माँ, आ गया हूँ। आप लोगों ने खाना खाया? नंदिनी जी कहती हैं, बेटा अभी टाइम नहीं हुआ है। आर्यन घड़ी की तरफ देखता है और कहता है, ओह हाँ माँ, मैंने ध्यान नहीं दिया। दोनों चुप हो जाते हैं। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। माँ अपने आंसू को पोंछकर कहती हैं, तुम ठीक तो हो ना? आर्यन कहता है, हाँ माँ, कुछ देर पहले ही तो आपके सामने से आया हूँ। नन्ही जी कहती हैं, इसीलिए तो पूछ रही हूँ। आर्यन कहते हैं, हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ, मेरी एक बात मानोगी? नन्ही जी कहती हैं, हाँ बोलो ना। आर्यन कहता है, आप आराम से खाना खाकर सो जाइएगा, मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। नन्ही जी कहती हैं, हाँ, फिर तुम भी मेरी बात मानोगे और खाना खा लोगे और पूरे हफ्ते अपना ध्यान रखोगे और मुझसे बात करोगे? आर्यन कहता है, हाँ माँ। नन्ही जी जल्दी से कॉल कट कर देती हैं। उनकी आंखों में आंसू होते हैं। वह किचन में खड़ी होती हैं। वह अपने आंसू को पोंछते हुए कहती हैं, मेरी ही गलती है। अगर मैंने भी अपने बेटे को थोड़ी सी इन सब की तरह चीजें सिखा दी होती तो इस तरह से उसे हर रोज नई नई परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ता। पहले तो भाभी सिर्फ मुझे परेशान करती थी और अब वह मेरे बेटे को भी परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती हैं। और आर्यन के पापा भी उसे नहीं समझते हैं। इस बार तो हर बार उसका साथ देने वाले बाबूजी ने भी उसे नहीं समझा। उनकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगते हैं। तभी कोई उनके कंधे पर हाथ रखता है। वो आंसुओं को पोंछती हैं और उसे देखती हैं तो मेघा वहां होती है। मेघा प्यार से कहती है, मुझे पता है चाची जी कि आपको बहुत बुरा लगा होगा और लगना भी चाहिए, लेकिन आपको तो पता ही है माँ थोड़ी थोड़ी बातों को कैसे बड़ा इशू कर देती है। नंदनी जी मेघा के मुंह पर हाथ रख देती हैं और कहती हैं, नहीं, ऐसा नहीं कहते। अगर भाभी ने सुन लिया तो उन्हें बुरा लगेगा और फिर तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। तुम हम लोगों के बीच में मत पड़ो। तुम भाभी और सिद्धार्थ का ख्याल रखो और उनके साथ रहो, वरना तुम्हें भी इस सब का सामना करना पड़ेगा। मेघा कहती है, चाची जी, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आप भी ये सब कुछ बर्दाश्त करती हैं और देवर जी भी करते हैं, लेकिन क्यों ये सब? नंदी जी कहती हैं, तुम्हें पता तो है आर्यन के पापा तुरंत गुस्सा हो जाते हैं और उन्होंने पहले ही ये बात कहकर रखा हुआ है कि भाभी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वैसे भी भाई साहब के जाने के बाद भाभी बिल्कुल अकेली पड़ गई और उन्हें सिद्धार्थ को लेकर चिंता बढ़ गई। इसीलिए वह ऐसा सब सोचती हैं और भी लोगों की बातें उनके दिमाग में बैठ चुकी हैं। हमें उनसे कोई शिकवा नहीं है। मेघा कुछ बोल रही होती है कि तभी वहां पर सुषमा जी आ जाती हैं और उन दोनों को घूर कर देखते हुए कहती हैं, क्या बातें चल रही हैं? नंदनी जी कहती हैं, भाभी वह खाना तैयार हो गया। तो वही मैं मेघा से कह रही थी कि खाना लगा देते हैं। सुषमा जी कहती हैं, अच्छा, तो आज सच में तुम खाना लगवा दोगी? इस बात से हैरानी से नंदनी जी उनकी तरफ देखने लगती हैं। तो वह कहती हैं, मुझे लगा तुम्हारा बेटा नहीं है तो तुम हम लोगों को भी खाना नहीं दोगी। नंदनी जी चेहरा नीचे करके कहती हैं, नहीं भाभी, ऐसी क्या बात है, मैं अभी खाना लगवा देती हूँ। सुषमा जी कहती हैं, हाँ जल्दी करो, सभी बाहर इंतजार कर रहे हैं। नंदनी जी अपना सर हाँ में हिलाती हैं। ईसा अभी भी वैसे ही अंधेरे कमरे में बंद होती है। तभी वह बाहर से उन लोगों की कुछ बातें करने की आवाज़ सुनती है। वह खिड़की के पास दीवार के सहारे से खड़ी हो जाती है और खिड़की खोलती है तो वह लोग साफ साफ दिख रहे होते हैं और उनकी बातें भी क्लियरली सुनाई दे रही होती हैं। कमलेश जी कहते हैं, कल्पना, तुमने बात किया वकील से? क्या कहा उन्होंने? कल्पना मिश्रा कहती हैं, वकील तो और दिमाग खराब कर रहा है। उसने कहा कि अगर हम यह सगाई या फिर और भी रस्में वगैरह करके फोटो वीडियो कुछ भी देते हैं फिर भी कोर्ट में वह मान्य नहीं होगा। कमलेश जी कहते हैं, तो अब क्या करें? क्या हमें उनको पैसे देने ही पड़ेंगे डिवोर्स के बदले? चलो, अगर पैसे भी दे देते हैं, लेकिन अगर अभय के बारे में सबको पता चल गया तो क्या होगा? कल्पना मिश्रा गुस्से से चिल्लाते हुए कहती हैं, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। कमलेश जी कहते हैं, वकील साहब ने कुछ उपाय भी तो बताए होंगे। कल्पना मिश्रा कहती हैं, हाँ, उसने कहा है कि अगर कोर्ट मैरिज हो जाए तो फिर परेशानी नहीं होगी, वह सबसे पक्का सबूत रहेगा। कमलेश जी कहते हैं, वकील साहब सारी बातें जानते हैं, फिर ऐसा कैसे कह सकते हैं? हम अभय को वहां तक लेकर जाएंगे कैसे? और माना कि अभय को वहां लेकर चले भी गए तो इस लड़की का क्या? इसको कैसे ले जाएंगे वहां कोर्ट में? पैसे से जब हर चीज बिकती है
तो ये इतनी परेशानी क्यों है? बात करो ना वकील से। कल्पना मिश्रा कहती है। हाँ, मैं जानती हूँ कि पैसे से हर चीज बिकती है, लेकिन कुछ कोर्ट में रिकॉर्ड भी होता है और हमें वह करना पड़ेगा। हम कोर्ट में जाएंगे और वहां पर ये लोग शादी के पेपर साइन कर देंगे। फोटोग्राफ्स वगैरह ले लिए जाएंगे। दो गवाह के सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी। वह हो जाएगा। फिर परेशानी खत्म। कमलेश जी कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि परेशानी इतनी आसानी से खत्म होगी। कल्पना मिश्रा गुस्से से उनका कॉलर पकड़कर कहती हैं, तुम ना सबसे ज्यादा निगेटिव इंसान हो। अच्छा नहीं बोल सकते, अच्छा नहीं कर सकते तो अपना मुंह बंद रखो, समझे? एक तो तुमसे कुछ होता नहीं है, ऊपर से बकवास अलग कर लेते हो। कमलेश जी अपना चेहरा नीचे कर लेते हैं तो कल्पना मिश्रा उनका कॉलर छोड़कर कहती हैं, हाँ यही कर लेना, तुम बस अपना चेहरा नीचे कर लेना। सोना और मोना वहीं पर होती हैं। मोना कहती है, लेकिन उस आफत की पुड़िया को कैसे लेकर जाएंगे? यहाँ घर में तो इंजेक्शन दे देते हैं तो काम चल जाता है, बाहर में कैसे करेंगे? कल्पना मिश्रा कहती हैं, मैंने डॉक्टर से बात की है, उनके पास कुछ अलग तरह की दवाइयाँ हैं, उससे काम हो जाएगा। सोना कहती है, माँ ये सब कुछ कब तक करना है? कल्पना मिश्रा कहती हैं, जो भी होगा 2-3 दिन के अंदर अंदर ही करना है। कमलेश जी कहते हैं, उस लड़की को कुछ खिला पिला दो ना, अगर उसे कुछ हो गया तो एक नई मुसीबत आ जाएगी। कल्पना मिश्रा घूर कर देखती हैं और कहती हैं, पहली बार कोई काम की बात की है तुमने। वह सोना की तरफ देखती हैं तो वह कहती है, स्टोर रूम में कैसे लेकर जाएं खाना, कैसे खाएगी वहाँ? कल्पना मिश्रा कहती हैं, उसके लिए ज़्यादा दया रखने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप से खाना उसे खिलाकर आओ, और ज़्यादा नखरे करे तो मुझे बुलाना। सोना कहती है, ठीक है माँ। ईसा यह सब कुछ सुन लेती है। उसे समझ में नहीं आता है कि वह क्या करे, क्योंकि ना तो वह उस इंजेक्शन से बच सकती है और ना ही इन लोगों के प्लान से। अब उसके पास कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है। वो वहीं पर बैठ जाती है और अपने सिर पर हाथ रखकर रोने लगती है और कहती है, मेरी लाइफ का वह डिसीजन अगर मैं नहीं लिया होता तो आज ये सब कुछ नहीं होता। आर्यन रूम में होता है तभी कोई डोर बेल बजाता है। आर्यन टाइम देखता है तो रात के 11 बज रहे होते हैं। वो अपने आप से कहता है, इस वक्त कौन आया होगा, चलो देख लेता हूँ। वह जाकर देखता है तो मीर वहां पर खड़ा होता है। उसको देखकर आर्यन थोड़ा हैरान होता है, लेकिन फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। मीर के चेहरे पर गुस्सा दिख रहा होता है। वह आर्यन को बिना कुछ कहे हुए अंदर रूम में चला जाता है। आर्यन गेट बंद कर देता है और कहता है, तुम इस वक्त यहाँ? मीर कहता है, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं तो क्या करूं? तुम्हारी जुबान खुलती क्यों नहीं है? आर्यन उसके कंधे पर प्यार से हाथ रखता है और कहता है, ओहो, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, और पहले आराम से बैठ जाओ। मीर कहता है, तुम क्यों फालतू की चीजों को बर्दाश्त करते हो? उन लोगों ने घर में बोल दिया और तुमने मान लिया और सजा भुगतने आ गए। आर्यन कहता है, जाने दो ना, कोई बात नहीं, और वे अपने हैं ना, और अगर उन्हें इन सब से खुशी मिलती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीर कहता है, मैं ही पागल हूँ, तुमसे ये सब बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। आर्यन कहता है, ये हाथों में क्या लेकर आया है? मीर कहता है, तेरे लिए खाना लाया हूँ। आर्यन मुस्कुराते हुए कहता है, खाना तो मैं खा चुका हूँ। मीर कहता है, मुझे पता है तूने नहीं खाया है। आर्यन मुस्कुराते हुए कहता है, माँ ने तुझे कहा ना। मीर कहता है, तो और कौन कहेगा? तू मुझे अपना मान या ना मान, मैं तुझे जरूर अपना मानता हूँ। इस बात पर आर्यन उसके गले लग जाता है और कहता है, ये कभी मत कहना कि मैं तुझे अपना नहीं मानता हूँ। एक तू ही है तो जिससे मैं खुलकर अपने दिल की सारी बातें कर पाता हूँ। मीर उससे अलग होता है और कहता है, झूठ मत बोल, अगर तू मुझे सारी बातें कहता ना तो ये भी बताता। आर्यन हंसते हुए कहता है, यह तो मैं कल तुझे बताता ही। मीर कहता है, चल खाना खा ले, और अगले 1 हफ्ते के लिए मैं भी यहीं रहूंगा, मेरा सामान गाड़ी में है। आर्यन कुछ कह रहा होता है कि मीर कहता है, तुझे अगर कोई प्रॉब्लम है तो रख अपना प्रॉब्लम अपने साथ, लेकिन मैं यहीं रहूंगा। आर्यन इस बात पर मुस्कुराने लगता है। मीर कहता है, हाँ कुछ बोलना नहीं है, कुछ करना नहीं है, बस मुस्कुरा देना है। इस बात पर आर्यन और तेज हंसने लगता है। घर के सारे लोग सो रहे होते हैं। नन्ही जी को बिल्कुल नींद नहीं आ रही होती है। वह बार बार अपनी करवटें बदल रही होती हैं। तभी राजेश जी कहते हैं, परेशानी क्या है?
या तो खुद सुकून से सो जाओ, और नहीं तो कम से कम मुझे तो सोने दो। ये सुनकर नन्ही जी चुपचाप उठकर बाहर निकल जाती हैं। हॉल में आकर जैसे ही वे बैठने वाली होती हैं तो देखती हैं कि दादाजी पहले से ही वहां बैठे हैं। वह उनके पास जाकर कहती हैं, बाबूजी, आप अभी तक सोए नहीं? वह कहते हैं, नहीं, नींद नहीं आ रही है। वैसे तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? नंदी जी कहती हैं, वो मैं पानी लेने आई थी। दादाजी अपना सिर हाँ में हिलाते हैं और कहते हैं, झूठ बोल रही हो ना? तुम्हें भी नींद नहीं आ रही ना? एक बात पूछूं नंदनी बहू? नंदी जी कहती हैं, हाँ पूछिए ना बाबूजी। दादाजी कहते हैं, क्या तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा? नंदी जी हैरानी से उनकी तरफ देखकर कहती हैं, बाबूजी मैं कुछ समझी नहीं। दादाजी कहते हैं, मैंने तुम्हारे बेटे को बिना तुमसे पूछे हुए 1 हफ्ते के लिए सजा दे दिया, इस घर से दूर कर दिया। नन्ही जी झूठी मुस्कुराहट के साथ कहती हैं, बाबूजी मुझसे ज्यादा आप आर्यन से प्यार करते हैं और उसे यहाँ से दूर भेजकर तकलीफ में आप ही ज्यादा है। और आपने उसे क्यों भेजा है यह भी मुझे पता है। दादाजी हैरानी से उनकी तरफ देखते हैं तो वह कहती है, हाँ मुझे पता है कि आपने सोचा कि इस बात को लेकर घर में और बतंगड़ बनेगा, इसलिए आपने आर्यन को भेज दिया। मुझसे ज्यादा तो आपसे उसकी तकलीफ नहीं देखी जाती। दादाजी कहते हैं, तुम्हारी बात हुई आर्यन से? वह ठीक है ना? नन्ही जी कहती हैं, हाँ, उसने कहा तो है। वैसे मैंने मीर को उसके पास भेज दिया है। वह रहेगा तो उसका ध्यान भी रखेगा और मुझे बताएगा भी। दादाजी कहते हैं, हाँ, ये तुमने अच्छा किया। अब जाकर सो जाओ, मैं भी जा रहा हूँ। नन्ही जी कहती हैं, जी बाबूजी। वह वहां से उठकर चले जाते हैं। नन्ही जी भी अपने कमरे में चली जाती हैं। आर्यन अपने बेड पर सोया होता है, आंखें भी बंद होती हैं, लेकिन उसके दिमाग में बार बार ईसा का ही ख्याल आ रहा होता है। वह उठकर बैठ जाता है और अपने आप से कहता है, ये मुझे क्या हो रहा है? मैं उनको भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ? जबकि आज मुझे ये पता भी चल गया कि वह बिल्कुल सही सलामत अपने घर पहुंच चुकी हैं। ये क्यों हो रहा है? क्यों उनका चेहरा मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा है? क्यों मेरी फिक्र उनसे हट ही नहीं रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ना उनके बारे में कुछ पता है, ना उनसे कोई रिश्ता है, फिर भी एक ऐसा जुड़ा हुआ है जो मुझे उनसे महसूस हो रहा है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।